नमस्कार, मैं ताबिश हुसैन। ईरान, इजराइल और अमेरिका जंग को आज 8 दिन हो गए हैं। दोनों तरफ से मिसाइलों की बरसात की जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने देर रात ईरान को बिना शर्त सरेंडर के लिए कहा था, लेकिन अभी कुछ देर पहले ही ईरान के राष्ट्रपति ने ईरान की जनता को संबोधित किया और साफ कह दिया कि ईरान किसी के भी सामने कभी भी सरेंडर नहीं करेगा। और इसी बीच सऊदी अरब के रियाद से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। सऊदी के रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान और पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर की बैठक हुई है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जंग के बीच अचानक सऊदी अरब में क्यों पहुंच गए हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर? क्या ईरान जंग में पाकिस्तान कूदेगा? सऊदी अरब से कर्ज लेने के बदले क्या ईरान से जंग लड़ेगा पाकिस्तान? ये बड़े सवाल हैं। मुनीर ने पहले पाकिस्तान में अपने ही लोगों को मरवाया, अब क्या जंग की तैयारी कर रहे हैं ईरान के खिलाफ? वो भी ईरान ने कुछ समय पहले बलूचिस्तान सीमा के करीब मिसाइल अटैक किया था, तो क्या अब ईरान से दुश्मनी निभाएगा पाकिस्तान? इन सब सवालों पर विस्तार से हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले सऊदी अरब से आ रही एक बड़ी खबर आपको हम बताते हैं। देखिए क्या अपडेट यहां से आ रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो मिडिल ईस्ट में हालात बने हुए हैं उसके मद्देनजर सऊदी अरब ने ईरान को यहां पर चेतावनी दी है। ईरान किसी गलतफहमी में ना रहे, ये सऊदी अरब कह रहा है। क्षेत्रीय सुरक्षा खतरे में ना डाले ईरान, ये साफ साफ चेतावनी सऊदी अरब की तरफ से ईरान को यहां पर दे दी गई है। हालांकि थोड़ी देर पहले जो ईरान के राष्ट्रपति हैं उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि पड़ोसी मुल्कों पर वो अटैक नहीं करेंगे, हमला नहीं करेंगे जब तक वहां से उन पर जो है निशाना नहीं साधा जाता है। लेकिन सऊदी अरब चेतावनी दे रहा है। यहाँ पर असीम मुनीर से मुलाकात वहां के मंत्री कर रहे हैं। इसके क्या मायने निकाले जाए, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, राजीव रंजन भी हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव, देखिए रक्षा को लेकर फैक्ट है सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच, लेकिन असीम मुनीर की यहाँ पर ये मुलाकात और जिस तरह की प्रतिक्रिया सऊदी अरब दे रहा है कि ईरान का हमला रोकने पर चर्चा हुई है, कैसे रोकेगा पाकिस्तान हमला ईरान का? बहुत मुश्किल है कि जो देश अपने मुल्क में अपने लोगों की हिफाजत नहीं कर पा रहा है वो दूसरे मुल्क की कैसे मदद करेगा, ये समझने वाली बात होगी। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से भारत ने जब हमला किया पाकिस्तान पर, उससे आतंकी कैंप को तबाह किया, तो पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर पाया। और आज की स्थिति ये है कि अफगान जो है लगातार पाकिस्तानी जो सेना के कैंप है उस पर हमला कर रहा है, पाकिस्तान कुछ भी बचाव नहीं कर पा रहा है। लेकिन यहां पर यह भी नहीं भूलनी चाहिए कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में एक डिफेंस टाई अप है, जिसके मुताबिक अगर कोई एक देश पर हमला करता है तो दूसरे देश पर मारा जाएगा। और वैसे भी सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में जो डिफेंस टाई अप है वो बहुत पुराना है, बहुत गहरा है। तो इसी दौरान जो है सऊदी अरब ये समझने की कोशिश कर रहे होंगे आसिफ मुनीर से बातचीत के दौरान कि क्या पाकिस्तान अपनी सेना भेज सकता है सऊदी अरब के मदद के लिए। क्या जो ग्राउंड पर उतरने की बात हो रही है ईरान में, चूंकि जंग में जीत तभी मिलेगी जब सेना उतरे, तो क्या पाकिस्तान जो है ईरान में अपना सेना भेज सकता है सऊदी अरब के साथ? और सबसे बड़ी बात, क्या पाकिस्तानी सेना या पाकिस्तान जो है इजराइल के साथ खड़े होते हुए दिखना चाहता है? बहुत बड़े सवाल है राजीव ये, क्योंकि अब देखिए ग्राउंड ऑपरेशन की यहाँ पर तैयारी हो रही है, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि क्या ग्राउंड ऑपरेशन यहाँ पर किया जाएगा, तो क्या पाकिस्तान उसमें अपनी भूमिका निभाएगा? और क्या इजराइल जैसे मुल्क के खिलाफ जिसका विरोध पाकिस्तान और मुस्लिम देश खुलकर करते आए हैं, पाकिस्तान शामिल होगा इस लड़ाई के अंदर? ये महत्वपूर्ण सवाल है, इस पर चर्चा करते हैं। प्रभुदयाल साहब हमारे साथ जुड़े हैं, पूर्व राजदूत हैं आप। मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं आप। डॉक्टर इरशाद अहमद खान जुड़े हैं, नेता हैं PMLN के। और आरजू काजमी पत्रकार हैं पाकिस्तान की। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। मेजर जनरल साहब, पहले आपसे मैं शुरुआत यहां पर करता हूं। अब देखिए यहां पर जो सऊदी अरब है वो उम्मीद कर रहा है कि पाकिस्तान जो है वो शांति बनाने में यहां पर साथ आए, लेकिन पाकिस्तान की स्थिति जैसे हालात मिडिल ईस्ट में बने हुए हैं, आपको लगता है कि कोई पाकिस्तान का रोल हो सकता है यहां पर शांति बनाने में? देखिए ऐसा है कि पाकिस्तान कोशिश करता है कि कहने की अपनी लीडरशिप बनाने की, लेकिन जिस प्रकार से इस समय में हालात हैं और जिस प्रकार से मध्य पूर्व के देश भी समझते हैं कि क्या पाकिस्तान की हालत है, तो वो अभी एक औपचारिकता लग रही है मुझे, जो मीटिंग है खाली औपचारिकता कि हाँ भी हम आपके साथ हैं। ऑन ग्राउंड क्या कर पाएंगे, क्योंकि इस समय में जो हालात पाकिस्तान में, चाहे एक तरफ बलूचिस्तान की हालत है, चाहे TTP की हालत है, उधर से अफगानिस्तान के साथ जंग चल रही है, POK कंट्रोल में नहीं आ रहा, और देश के अंदर जो सिचुएशन है, मुझे नहीं लगता कि इस समय पाकिस्तान कुछ करेगा। जरूर एक साथ में हाथ मिला के हौसला अफजाई के लिए जरूर चलेंगे, जिसका कोई मतलब नहीं बैठता इस समय में। और ग्राउंड ऑपरेशन भी मुश्किल है, और सऊदी अरेबिया ने जरूर ईरान को चेताया है, आप
क्षेत्रीय युद्ध में इस प्रकार से ना करें। यहाँ पे जो बड़ा बदलाव आया वो है ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने सभी से कहा है कि हम आपके ऊपर हमला नहीं करेंगे। बिल्कुल, और ये पेजेश्कियान यहाँ पर स्पष्ट कर दे रहे हैं सर कि वो हमला नहीं करेंगे और माफी तक मांग रहे हैं पड़ोसी मुल्कों को टारगेट करने के लिए। तो ऐसे में इस मुलाकात के क्या मायने पर रह जाते हैं? प्रभुदयाल साहब, देखिए ईरान की क्या रणनीति है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। वो चाहता है कि अरब मुल्क यहाँ पर एकजुट हों, सऊदी अरब चाहता है कि ईरान उन पर अटैक ना करे। ऐसे में पाकिस्तान की क्या भूमिका इस क्षेत्र में यहाँ पर रह जाती है? और खासतौर पर जब ईरान के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट यहाँ पर कह चुके हैं कि भाई वो टारगेट नहीं कर रहे हैं पड़ोसी मुल्कों को, अगर उनकी जमीन का इस्तेमाल नहीं हो रहा है उन पर टारगेट करने के लिए। देखिए, पाकिस्तान एक बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन में फंस गया है। हौसला अफजाई कर रहे हैं क्या सिर्फ यहाँ पर? वो ईरान के खिलाफ अटैक नहीं करना चाहता है और ईरान उसका पड़ोसी है। पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में शिया मुसलमान रहते हैं जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान और ईरान के बीच में जंग हो, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान का एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है सऊदी अरेबिया के साथ, जिसके तहत नेटो जैसे वो एग्रीमेंट है और कि एक पार्टी पे अटैक होता है तो वो दूसरी पार्टी पे भी अटैक माना जाएगा। अब सऊदी अरेबिया ने ये म्यूचुअल एग्रीमेंट जो है उसको इन्वोक कर दिया। उन्होंने पाकिस्तान से कहा है कि अब आप पे लागू है कि आप हमें भी हमारे साथ लड़ें, क्योंकि हमारे ऊपर अटैक हो रहे हैं तो आपके ऊपर भी। तो इसी के तहत ये जो मीटिंग आप जिक्र कर रहे थे, पाकिस्तानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सऊदी डिफेंस मिनिस्टर प्रिंस खालिद बिन सलमान, उनके बीच ये जो आज हुई है मुलाकात, वो इसी संदर्भ में हुई है कि ये जो म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट को क्या करना है इसका, और ये पाकिस्तान पे लागू हो जाता है। अब देखिए, ईरान के प्रेसिडेंट ने ये जरूर कहा है कि अब हम दूसरे जो अपने पड़ोसी देशों पर अटैक नहीं करेंगे, लेकिन साथ साथ ये भी कहा कि जब तक हमारे ऊपर नहीं अटैक होते। अब कोई गारंटी नहीं रही कि अमेरिका के बेसिस हैं इन सब कंट्रीज में, तो हो सकता है वहां से अटैक लागू हो जाए। अब ये भी है ना प्रभुदयाल साहब के अमेरिका अगर डिफेंस के लिए तमाम चीजें मुहैया करवा रहा सऊदी अरब को, तो अमेरिका से बेहतर डिफेंस दे सकता है क्या पाकिस्तान? ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इस पर भी आप बताइएगा। इरशाद साहब हमारे साथ हैं। इरशाद साहब, क्या रणनीति है आपकी सरकार की और इस पर क्या आपका पक्ष है? वहां पर आप देखिए जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खमेनी, उनकी मौत होती है तो आपके लोग जो है वो प्रदर्शन करते हैं अमेरिका के एम्बेसीज के खिलाफ, और अब यहाँ पर जो आसिम मुनीर हैं वो मुलाकात कर रहे हैं वहां पर ईरान के खिलाफ साथ देने के लिए सऊदी अरब से। तो किस तरह की स्ट्रेटेजी के साथ आप लोग चल रहे हैं आगे? बहुत शुक्रिया जी। पहले तो मैं अर्ज करूंगा कि आपके मेहमान बहुत सारी बातें कर रहे थे कि हम घिरे हुए हैं अफगानिस्तान की जंग में, हम घिरे हुए हैं आज़ाद कश्मीर के साथ, हम घिरे हुए हैं बलूचिस्तान के। देखिए, कहीं भी नहीं घिरे हुए हैं। खुदा की कसम, अजीम से अजीम तर बना रहे हैं पाकिस्तान को हमारे वजीर आजम, हमारे फील्ड मार्शल सैयद हाफिज मुनीर और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब और पूरी दुनिया के ममालिक जो हमारे साथ खड़े हैं इस वक्त। सबसे पहले जिसकी परेशानी आपको है कि अमेरिका से हम क्यों नहीं लड़ रहे, अमेरिका के खिलाफ हम बात क्यों नहीं कर रहे, हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि अमेरिका से एक अजीम से अजीम तर दोस्ती हमारी बन रही है। नहीं, अमेरिका के खिलाफ तो आप बात कर भी नहीं सकते हैं, वो हम जानते हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि आप क्या इजराइल के सपोर्ट में लड़ेंगे ईरान से? ईरान किससे लड़ रहा है? अमेरिका और इजराइल से। तो पाकिस्तान एक मुस्लिम देश होने के नाते यहूदियों का साथ देगा? देखें, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाली बात अमेरिका से हो गई। उनकी असेंबली के लोग चीख करके बोल रहे हैं, उनका पूरा मुल्क बोल रहा है कि अमेरिका ने ये ठीक नहीं किया, ये फैसला ट्रंप का ठीक नहीं है। इसके लिए आज देखिए, कभी व्हाइट हाउस में दुआएं नहीं हुई अमेरिका के लिए किसी जंग के लिए, वो तो सीधा बम मारते हैं। उन्हें मालूम पड़ गया कि एक अजीम मुल्क के साथ, एक अजीम ईरान के साथ, एक अजीम खामनाई शहीद के साथ। अच्छा, अगर आपको लग रहा है कि अमेरिका ने ठीक नहीं किया, अगर आपको लग रहा है अमेरिका ने ठीक नहीं किया, तो ईरान के खिलाफ लड़ाई में सऊदी अरब से मुलाकात, सऊदी अरब के मंत्री से मुलाकात करने के लिए क्यों गया आसिम मुनीर? देखें, हम इसलिए मुलाकातें कर रहे हैं कि एक गलत फहमी जो डाली जा रही है सऊदिया के दरमियान, तुर्किया के दरमियान, तमाम मुस्लिम ममालिक के दरमियान के ईरान उन सब पे हमला कर रहा है। ईरान सब पे हमला नहीं कर रहा है।
ईरान उन अड्डों पे हमला कर रहा है जहां से उन पे हमला हो रहा था। देखिए, अरे कमाल बात कर रहे हैं आप, तो फिर आपको ईरान के मंत्री से मिलने के लिए जाना चाहिए था। आप सऊदी अरब के मंत्री से मिलने के लिए क्यों जा रहे हैं? देखिए, मुझे आरजू काजमी जी, ठीक है, मैं आपसे आप जो सवाल यहाँ पर रेज कर रहे हैं इसको थोड़ा समझ लेना भी जरूरी है। आरजू काजमी जी, क्या ऐसी स्थिति में पाकिस्तान यहाँ पर फंसा हुआ है कि जहाँ पर हाँ कहना और ना कहना दोनों ही मुश्किल है? पाकिस्तान कहीं नहीं फंसा हुआ है, पाकिस्तान अजीम से अजीम तर है। ठीक है आरजू जी। देखें, बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पर इस वक्त जो मीटिंग हो रही थी या हुई है इस वक्त फील्ड मार्शल साहब की सऊदी अरेबिया में, वो शायद यही बताने के लिए हुई है कि हम जो है सऊदी अरेबिया के साथ हैं, और साथ ही साथ पाकिस्तान ने ईरान को भी रिक्वेस्ट की है कि वो सऊदी अरेबिया पे अटैक ना करे। और ईरान ने भी अभी तक यही बात की है कि अगर उनकी ज़मीन इस्तेमाल ना हुई किसी भी कंट्री की या नेबर्स की, तो वो उसके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। और जो अटैक पहले हुए हैं उसके ऊपर उन्होंने माजरत या माफ़ी भी मांगी है। तो मेरा ख्याल है यहाँ पर सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में जो एक चल रहा था या मिसअंडरस्टैंडिंग थी या जो अटैक्स थे, वो शायद अभी फ़िलहाल के लिए रुक जाएंगे। जहाँ तक पाकिस्तान के एग्रीमेंट की बात है तो डेफिनेटली इन्होंने पैसे पकड़े हैं, इन्होंने एग्रीमेंट किया है, कोई फ्री में तो किया नहीं है, कोई सोशल वर्क तो चल नहीं रहा था। तो अगर ऐसे में कोई बात आप मतलब आप कह रहे हैं कि पैसे लिए सऊदी अरब से तो इसलिए मजबूरी है, वो बुला रहे हैं तो आपको जाना पड़ेगा वहां पर, कुछ तो राय देनी ही पड़ेगी। क्यों? देखें, फ्री में तो कोई काम नहीं होता ना, फ्री में तो नहीं हुआ ये एग्रीमेंट। इन्होंने कुछ ना कुछ जाहिर है कि बातचीत हुई है। उसके बाद एक काफ़ी अर्से तो ये डिबेट भी चलती रही थी कि कितना पैसा मांगा जा रहा है, कितना दिया जा रहा है, इस किस्म की चीज़ भी हुई है। गजा में भी ट्रूप्स भेजने की बात की गई थी और इसके साथ सऊदीया में भी एग्रीमेंट किया गया। लेकिन बात सारी ये है कि जब पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान के अटैक्स चल रहे हैं तो क्या सऊदी अरब आया? सऊदी अरब ने तो एक वर्ड नहीं कहा, ना अफगानिस्तान के लिए ना ही पाकिस्तान के लिए कोई हमदर्दी जताई है। तो ऐसे में अगर पाकिस्तान सिर्फ इस तरह से काम कर रहा है कि हम तो पहुंच जाएंगे सऊदीया के लिए, लेकिन सऊदीया तो हमारे साथ दिखाई नहीं दे रहा। और ये जो इरशाद साहब कह रहे हैं कि हम अजीम से अजीम मुल्क बना रहे हैं, मुझे नहीं पता कि ये चूरन ये कब तक बेचेंगे, और अब तो लोगों ने लेना भी बंद कर दिया है। इरशाद साहब बड़ी बात कह रही हैं। देखिए आरजू काज़मी यहाँ पर, और ये पैसों की बात, आरजू जी आपने जो पैसों की बात की, इसमें एक और चीज मैं यहाँ पर जोड़ दूं, जो थोड़ा एक आंकड़ा मेरे पास भी है कि 10 साल में सऊदी अरब से पाकिस्तान ने करीब 1,66,000 करोड़ का कर्ज लिया है। तो ये कर्ज का फर्ज चुका रहा है क्या पाकिस्तान? ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर है। इस बीच एक और अपडेट आपको दे दें। आप देखिए, ईरान में 3000 ठिकानों पर अमेरिका ने हमला किया है। ये बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान पर अटैक किया है और ईरानी सेना के ठिकानों को टारगेट यहाँ पर किया गया, जहाँ पर भीषण बमबारी हुई है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने हमले की तस्वीर भी यहाँ पर जारी की है। तस्वीर जरा आप देखिए, कितना जबरदस्त यहाँ पर यह अटैक था। और लगातार अमेरिका यहाँ पर जो सैन्य ठिकाने हैं, ईरान के जो मजबूत जगहें उनकी वहां पर हैं, उनको टारगेट कर रहा है। और बड़ा नंबर जो अमेरिकी फोर्सेस है उनकी तरफ से जारी किया गया कि करीब 3000 ऐसी जगहें हैं ईरान के अंदर जिनको निशाना बनाया गया। ये जरा तस्वीर आप देखिए कैसे यहाँ पर जो धमाका होता हुआ नजर आया है। अब कितना इससे नुकसान हुआ है और क्या जो ईरान की मिसाइल क्षमता है उसको यहाँ पर खत्म करने में कामयाब हो पाया अमेरिका, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि मिसाइल की लड़ाई यहाँ पर मुख्य तौर पर हो रही है। मेजर जनरल संजय जी, ये देखिए 3000 ठिकानों पर टारगेट करने की बात यहाँ पर अमेरिका कर रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि ईरान साफ मना कर रहा है, पीछे नहीं हटेंगे। वहां पर इन हमलों से आपको लगता है कि क्षमता कमजोर कर पाएगा अमेरिका ईरान की? ये देखिए, ऐसा है कि जिस प्रकार से ईरान हमले कर रहा है लगातार, और इनका एयर डिफेंस पूरी तरह से रोकने में नाकाम है। 85-90% रोक ले रहे हैं, लेकिन जो 10% है वो भी काफी नुकसान कर रहे हैं। ऐसे में एक सैनिक होने के नाते, एक मिलिट्री मैन होने के नाते मुझे तो एक ही लगता है कि जहां एक तो बचाओ ढाल और दूसरी तरफ से हमला करो जहां से आ रहे हैं। वो हमला करना ही इस समय में सबसे बेहतर है, क्योंकि जब तक ईरान के पास मिसाइलें रहेंगी, ड्रोन रहेगा और उनकी लॉन्च करने की क्षमता रहेगी, तब तक वो हमले करते रहेंगे। लेकिन ये कितनी और कैसी क्षमता है सर? क्योंकि आप देखिए कोई और सपोर्ट यहाँ पर नजर आ नहीं रहा ईरान को, और सिर्फ मिसाइल के दम पर आप कितना लड़ाई को खींच पाएंगे? कितनी ताकत रखता है ईरान ऐसे वक्त में जहां पर इतने जबरदस्त 3000 ठिकानों को टारगेट करने की बात एक ही बार में अमेरिका कर रहा है, तो उनका मुकाबला कर पाए? नहीं, बिल्कुल यही बड़ा एक है चैलेंज है कि ईरान के पास कि कितना रहेगा, कितना मतलब 10,000, 15,000, 20,000 कुछ तो वो लॉन्च करे लगातार पूरे देशों में। साथ साथ में अमेरिका और इजराइल लगातार जहां पे उनका स्टोरेज है, भंडारण है, जहां पर ड्रोन मिसाइल्स का स्टोरेज और मिसाइल का लॉन्च साइट, उनके ऊपर हमला कर रहे हैं ताकि इनकी लड़ने की क्षमता धीरे धीरे कम होती जाए। कितने बर्बाद हो गए, कितने बचे हैं, ये काफी, क्योंकि
क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि ईरान ने काफी डीप टनल्स बना के, कई बार आपके चैनल में वीडियो दिखाए गए हैं कि किस प्रकार उन्होंने गहरी टनल बना के उसमें इनका स्टोरेज किया। इनको बर्बाद करना इतना आसान नहीं है। यही कारण है कि अमेरिका भी B-1 B-2 बॉम्बर्स लेके आ रहा है, जिससे ये महत्वपूर्ण है सर कि कितना आसान अमेरिका के लिए होगा ईरान को यहाँ पर न्यूट्रलाइज करना या उनकी क्षमता को कमजोर कर पाना। इस बीच एक और बड़ा अपडेट दे दें, सऊदी अरब की तेल रिफाइनरी पर भी अटैक होने की खबर है। ईरान ने ड्रोन से निशाना बनाया है सऊदी अरब की तेल रिफाइनरी को और सऊदी डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन को मार गिराया। सऊदी अरब की शाहबा तेल रिफाइनरी पर ईरान ने हमला यहां पर कर दिया है। ओमान, कतर, सऊदी और यूएई के तेल डिपो को लगातार निशाना बना रहा है ईरान, और ऐसे में ये बड़ी जानकारी है क्योंकि आप देखिए एक तरफ मुलाकात होती है सऊदी के डिफेंस मिनिस्टर की असीम मुनीर के साथ, और यहां पर जो ईरान है वो यहां पर ड्रोन के जरिए रिफाइनरी को अटैक यहां पर कर रहा है। इरशाद जी, आप कह रहे थे कि अब बातचीत थोड़ा सुलझ जाएगी और हमले नहीं होंगे। ये तो अटैक कर दिया ईरान ने, अब क्या करेंगे आप लोग? देखिए, चलिए फ्रीज हो गया सर, आपका कोशिश कीजिए उसको ठीक कीजिए, आपका कनेक्शन ठीक नहीं है। प्रभुदयाल जी, देखिए ईरान एक तरफ अगर से इधर हम बात करें तो जो राष्ट्रपति हैं वो कह रहे हैं कि अगर आपकी जमीन का इस्तेमाल हमारे खिलाफ टारगेट के लिए नहीं हो रहा है तो हम आपको नहीं करेंगे, जो नजदीकी मुल्क है वो हमारे दुश्मन नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान का वहां पर पहुंच जाना, ये आपस की जो लड़ाई है अरब मुल्कों की, चाहे कोई भी वजह उसमें हो, पाकिस्तान आपको लगता है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाली हालत है यहाँ पर? आप कर भी क्या लेंगे यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए जब लड़ाई छिड़ती है तो कोई गारंटी नहीं दी जा सकती कि ईरान जो है वो दूसरे अरब देशों पे अटैक। इरशाद जी, आ रहा हूं आपके पास, आपका आवाज नहीं आ पा रही थी हमारे पास, तो इसलिए मैंने जो है वो सवाल पूछा यहाँ पर प्रभु जी से। प्रभु जी, आप पूरी कीजिए अपनी बात, फिर मैं आता हूं आपके पास। देखिए, कोई गारंटी नहीं दी जा सकती कि ईरान की तरफ से ये जो अरब गल्फ स्टेट्स हैं इन पे अटैक होंगे या नहीं होंगे। और जैसा आपने खुद अभी बताया, सऊदी अरेबिया की एक ऑयल रिफाइनरी पे अटैक हुआ और सऊदी ने वो मिसाइल गिराई है उनकी। अब पाकिस्तान का जो डिफेंस एग्रीमेंट है, इसके तहत तो भाई पाकिस्तान फंस गया, क्योंकि सऊदी के साथ एग्रीमेंट जो उसने किया है उसमें एक पे हमला दूसरे पे माना जाएगा। तो सऊदी पे हमला हो रहा है तो वो पाकिस्तान को उसमें सऊदी की तरफ आना ही पड़ेगा, और इससे जो पाकिस्तान और ईरान के बीच टेंशंस है वो बढ़ेंगे। तो पाकिस्तान एक ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में, एक तरफ तो अफगानिस्तान के साथ लड़ाई कर रहा है, फिर दूसरे कंट्री के साथ, ईरान के साथ लड़ जाए, तो इससे क्या होगा कि जो ये टू फ्रंट वॉर पाकिस्तान के सामने अब साबित हो रही है, ये बहुत खतरा है पाकिस्तान के लिए। और अब देखना है किस तरह से आगे जंग बढ़ेगी। बिल्कुल, अब देखना है किस तरीके से आगे बढ़ेगी। इरशाद साहब, आप बताइए जरा, बलूचिस्तान में टेंशन पहले आपकी बरकरार वहां पर है, अफगानिस्तान से आप लड़ ही रहे हैं, अब आप ईरान को भी दुश्मन बना लेंगे, संभाल पाएंगे इतना सब कुछ? मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, मैंने तो शुरू में स्टार्ट में ये कहा कि ना इस वक्त बलूचिस्तान में कोई दंगा फसाद हो रहा है, ना मेरे गिलगित बल्तिस्तान में खुदा न खास्ता कुछ हो रहा है, ना वहाँ BLO जो है वो प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा है। में जो कुछ हो रहा है, देखिए सुनिए ना, मुझे या तो मुझे बोलने दें। नहीं बताइए, सवाल अरे तो आप ऐसी बात कह देंगे जो सबको मालूम है, वो आप कहें कि नहीं ऐसा तो कुछ है ही नहीं। आप देखें, किसी के दरमियान में नहीं बोल रहे हैं, मुझे दरमियान में बोलना पूरा एक लफ्ज पूरा नहीं बोलने, क्योंकि आप खारिज कर दे रहे हैं सर जो हकीकत है उसको। चलिए ठीक है, अपनी बात कीजिए। आप किसी मेहमान के दरमियान में नहीं बोल रहे हैं और मुझे बोलने की इजाजत देते हैं। ठीक है, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, मुझे बात पूरी करने दें आप। दूसरी बात, आप अभी ये कह रहे थे कि जी अफगानिस्तान, देखें अफगानिस्तान को मेरी फोर्सेज ने संभाल लिया। अफगानिस्तान के दहशतगर्दों को जो कि डिप्यूट किए हुए थे आप लोगों की तरफ से, वो खत्म हो गया काम। अब आप आए ईरान की तरफ। देखें, ईरान एक अजीम मुल्क है, मैं बात कर रहा था, मुझे आपने बात पूरी नहीं करने दी। आरजू काज़मी फरमा रही थी कि हम चूरन चटनी बेचते, हम चूरन चटनी नहीं बेचते। पूरी दुनिया देख रही है पाकिस्तान के अजीम से अजीमतर बनते हुए कि पूरी दुनिया की निगाहें कहीं भी पहले अमेरिका और फिर पाकिस्तान पे होती है कि हम जंग रुकवाएंगे, हम जंग में शामिल होकर के कैसे रुकवाएंगे। अच्छा चलिए, मेरा एक और सवाल है इसमें, एक और सवाल है, जरा उसको भी आप जरा मद्देनजर रखते हुए अपने जवाब में शामिल कीजिए। कैसे रुकवाएंगे आप इस जंग को? अब यहाँ पर अगर ग्राउंड ऑपरेशन होता है तो क्या पाकिस्तान की सेना ग्राउंड ऑपरेशन करेगी, ईरान के अंदर उतरेगी आपकी सेना? और अगर आप ईरान से यहाँ पर लड़ेंगे तो आप क्या अपने जो दोस्त मुल्क हैं उनको जवाब देंगे कि आप इजराइल के समर्थन में लड़ाई लड़के आ रहे हैं? आप जरा सुनने की हिम्मत रखें। देखिए, मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, ना मेरी सेना जाएगी, ना कोई जाएगा, लेकिन एक अजीम कौम से इजराइल ने उंगली की है। मैं बार बार आपके चैनल पे कह रहा हूँ, एक अजीम कौम, एक अजीम ईरान से, एक अजीम लोगों से
उंगली की है इसने, इजराइल ने, इंशाल्लाह इसको वो मजा चखाएंगे। अभी वो उनके अरे ये कह सर, रहे हैं कि अभी हमने सऊदी अरब ने इसका जो- इजराइल से लड़ने के लिए नहीं बुलाया है असीम मुनीर को। 2 से 3 दिन ईरान के जो अटैक हो रहे हैं उनका जवाब देने के लिए बुलाया है। नहीं दे रहे हैं। आपको आपका जानकारी कोई शायद फायदा ठीक से नहीं है। आप मेरी आवाज पूरी नहीं सुन रहे हैं। नहीं तो आप बात कैसी कर, आपको शायद जानकारी ठीक से नहीं है। सऊदी अरब ने क्यों बुलाया असीम मुनीर को? इजराइल को जवाब देने के लिए या ईरान के हमलों का जवाब देने के लिए? मैं ये कह रहा हूँ सालसी के लिए बुलाया। मैं आप आप मेरी बात को पूरा सुनेंगे, अगर तवज्जो अगर मेरी तरफ है तो फिर मुझे बोलने दीजिए, अदरवाइज आप खुद से बोलते रहिए। अच्छा, मैं ठीक है। आपसे यही अर्ज कर रहा था कि हमें सालसी के लिए बुलाया जाएगा। पहले सिर्फ अमेरिका को बुलाया जाता था, अब पाकिस्तान अजीम जब से बना आपको हरा करके हमें शामिल किया जाता है हर उस जगह पे जहां दंगा फसाद, जहां किसे हरा करके? हमें हरा करके? अच्छा, चाहिए होता है वहाँ पाकिस्तान के अजीम सिपह सलार को बुलाया जाता है और उनसे मशवरा किया जाता है। अरे आरजू काजमी जी, इतने अजीम सिपह सलार हैं, इनको बुलाया जा रहा है। अब वो बता रहे हैं कि वो सऊदी अरब का साथ देंगे ईरान से लड़ने के लिए ताकि वो जवाब दे पाए इजराइल को। ये कैलकुलेशन मुझे समझ में आ नहीं रही है, आप जरा समझा पाए। आप मुझे सुनेंगे तो मैं आपको समझा सकूंगा। आरजू जी, जोर डाल रहे हैं आप। देखिए, तो जोर डालिए, किसी मेहमान के दरमियान में नहीं बोले, मुझे बोलने नहीं दे। नहीं, क्योंकि सर आप बात ऐसी कर रहे हैं जो थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी है, इसलिए मुझे वहां पर बीच में बोलना पड़ा है। ठीक है आरजू जी, जवाब आप ना दीजिए, फिर वापस आऊंगा मैं आपके पास। सर वापस आऊंगा इरशाद जी, अभी बहुत वक्त है हमारे पास। हाँ, देखिए, सबसे पहले तो जो बलूचिस्तान की बात हुई थी, तो बलूचिस्तान में बीएलए के अटैक्स चल रहे हैं, मुसलसल चल रहे हैं। बलूचिस्तान का बुरा हाल है और अगर कोई पैनलिस्ट यहाँ बैठ के ये कह रहा है कि वहाँ कुछ भी नहीं है और अमन है, तो मेरे ख्याल में उन्हें थोड़ी सी शर्म आ जानी चाहिए। कम से कम रमज़ान के महीने में तो झूठ ना बोले। इसी के साथ साथ जो है वो अफगानिस्तान बॉर्डर पे भी मुसलसल अटैक्स चल रहे हैं, बल्कि बढ़ते चले जा रहे हैं। और पाकिस्तान जिस तरह से अटैक कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर जाकर, तो उसमें ये तो कह रहे हैं कि टीटीपी वालों को अटैक कर रहा है या उन्हें मारा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ से आप अमेरिका को बिल्कुल से बाहर नहीं रख सकते। ये जो कुछ हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका का भी रोल है जी। और ये जो बार बार ईरान की बात की जा रही है, और ईरान के लिए जो फील्ड मार्शल साहब गए हैं, तो जाहिर है उन्होंने बुलाया होगा सऊदीया ने और कहा होगा। अब पैक्ट है, बुलाया है तो जाना पड़ेगा। ये मजबूरी हो गई है, क्या हो गया है, इस पर बात करेंगे आगे। फिलहाल एक और अपडेट आप देखिए यहाँ पर। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन अटैक होने की खबर आ रही है। ईरान ने शाहिद ड्रोन से अटैक यहाँ पर किया है और कुछ देर पहले ही ये अटैक यहाँ पर हुआ है। ड्रोन अटैक के बाद एयरपोर्ट पर धुएं का गुबार यहाँ पर देखने को मिला है। जाहिर तौर पर इससे फ्लाइट ऑपरेशन पर यहाँ पर फर्क पड़ा है। और ये तस्वीरें जरा आप देखिए, आसपास आपको विमान नजर आ रहे हैं और ये उड़ता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। शाहिद ड्रोन जिसका इस्तेमाल ईरान इस लड़ाई के अंदर बढ़ चढ़कर कर रहा है, वो ड्रोन यहाँ पर गिरा है। और उसके बाद आप देखिए किस तरह धुआं यहाँ पर उठा है और निश्चित तौर पर जो उड़ान सेवाएं हैं उस पर इसका असर पड़ेगा। आसपास आप देखिए नजदीक विमान भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये जिस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं प्रभु जी, ये समझ में नहीं आ रहा है। जो प्रेसिडेंट है ईरान के, वो यहाँ पर कह रहे हैं कि नहीं हम टारगेट नहीं करेंगे, माफी मांग रहे हैं एक तरफ पड़ोसी देशों से, और दूसरी तरफ इस तरह के हमले भी लगातार जारी हैं। तो क्या चाह रहा है ईरान? लड़ाई छिड़ती है तो उस पर पूरी तरह काबू रखना कि सऊदी से अटैक नहीं होंगे और ईरान नहीं करेगा गल्फ स्टेट पे, ये कहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जो यूएस के बेसिस हैं गल्फ कंट्रीज में, उनका इस्तेमाल अमेरिका जरूर करेगा और कर रहा है, और इसी वजह से अभी ईरान की तरफ से जो अटैक्स है वो जारी है। अब देखिए, ये कहना कि पाकिस्तान जो है सऊदी से ज्वाइन नहीं करेगा, ये बहुत गलत है। क्योंकि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इशाक दर साहब, जो वहां के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने सेनेट में ये कहा कि उन्होंने ईरान को याद करा दिया है कि पाकिस्तान का सऊदी के साथ म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट है। और इसका क्या मतलब है याद दिलाने का, कि अगर लड़ाई छिड़ती है जिसमें सऊदी और ईरान इन्वॉल्व होते हैं, तो पाकिस्तान को सऊदी की साइड में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। साफ साफ उन्होंने ये बात कह दी। तो ये किसी का कहना है कि भाई पाकिस्तान क्यों इन्वॉल्व होगा, नहीं होगा, ये तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि पाकिस्तान ने स्पष्ट कर दिया कि वो तो सऊदी के साथ इन्वॉल्व उसको होना पड़ेगा, नहीं तो किस तरह का अग्रीमेंट साइन कर दिया, फिर जब वक्त पड़ी तो सऊदी का साथ नहीं देंगे। लेकिन ऐसे हालात में प्रभु जी ये लग रहा है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व होना चाहता है, ऐसा लग रहा है सऊदी से पैक्ट है उनका, इसलिए जाना पड़ रहा है। और ये बड़ी अलग किस्म की स्थिति उनके सामने पैदा हो जाएगी अगर उनको इन्वॉल्व होना पड़ गया यहाँ पर। तो जी बिल्कुल, बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन। क्योंकि एक तरफ तो जैसा मैंने कहा अफगानिस्तान के साथ लड़ाई में जो है वो पाकिस्तान फंसा हुआ, और दूसरी तरफ ईरान के साथ हो जाएगा।
इस लड़ाई में पाकिस्तान का इन्वॉल्व होना उसके लिए बहुत खतरनाक है। पाकिस्तान के लिए इस लड़ाई और दूसरे साथ में अफगानिस्तान ये 2 फ्रंट वॉर बहुत महंगी पड़ सकती है। लेकिन ये महंगी की बात जो प्रभुलाल जी आपने यहाँ पर करी, ये महंगाई की और खर्चे की बात बहुत हो रही है इस लड़ाई के अंदर, क्योंकि ड्रोन जो इस्तेमाल ईरान यहाँ पर कर रहा है $20,000 खर्च करता है उसको रोकने के लिए, इंटरसेप्ट करने के लिए लाखों डॉलर जो अमेरिका को खर्च करने पड़ रहे हैं, इसराइल को खर्च करने पड़ रहे हैं। और इस महंगी लड़ाई में आरजू काजमी जी कैसे डिफेंड करेगा पाकिस्तान? 1.5 लाख करोड़ तो लोन ही ले रखा है सऊदी अरब से, कहां से लाएंगे? फिर और लोन मांगना पड़ेगा। जी बिल्कुल, और लोन मांगना पड़ेगा तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम 80 साल से यही तो कर रहे हैं, हमने और किया क्या है? हमारी किसी गवर्नमेंट ने कभी इकोनॉमी के ऊपर काम नहीं किया। जो गवर्नमेंट आती है वो पिछली गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल बताती है और उसके बाद दोबारा पहुंच जाते हैं IMF के पास। इतनी बार शायद ही कोई कंट्री गई होगी IMF के दर पे जितनी बार हम गए हैं, और हर बार आकर ये लोग यही कहते हैं कि अब नहीं जाएंगे। इमरान खान ने भी यही कहा था कि मैं खुदकुशी कर लूँगा लेकिन IMF नहीं जाऊँगा। नवाज शरीफ साहब कह रहे थे हमने कशकोल तोड़ दिया है, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि ये लोग IMF की तरफ ना गए हों या इन्होंने लोन ना मांगा हो। और उसके बाद बड़ा प्राउडली जो है वो बताया जाता है पूरी आवाम को यहाँ पे या पब्लिक को कि जी हमें लोन मिल गया है। उसके बाद जिस तरह से एक एक करके या थोड़ा थोड़ा करके वो पैसा हमें देते हैं और जो शर्तें लगाते हैं। इस वक्त भी IMF की डेलीगेशन यहाँ पर है, जिसकी वजह से इन्होंने 55 रुपीज़ पर लीटर फ्यूल के प्राइस एकदम रातों रात बढ़ा दिए हैं। और उसकी वजह भी IMF का डेलीगेशन है जो इनके ऊपर जोर लगा रहा है, क्योंकि जाहिर उन्होंने पैसा दे तो दिया लेकिन वापस कैसे लेंगे वो अब सर पकड़ के बैठे हुए हैं। ये अब देखिए, आप IMF दबाव बना रहा है तो तेल की कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं, सऊदी अरब बुला रहा है तो वहां जाना पड़ रहा है। और जो इरशाद साहब है वो कह रहे हैं कि नहीं, इसराइल के खिलाफ लड़ाई में जो है हम बताएंगे उनको कैसे लड़ना चाहिए, उनको कैसे यहाँ पर कुछ करना चाहिए। बहरहाल क्या यहाँ पर होता है ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय इस मुद्दे पर रखने के लिए। तो देखिए, जो आसिम मुनीर ने सऊदी अरब गए थे, मुलाकात वहां के रक्षा मंत्री से हुई है और ऐसे में अटकलें इस बात को लेकर हैं कि इस लड़ाई के अंदर क्या पाकिस्तान शामिल होगा। हालांकि जैसे हालात पाकिस्तान के हैं, आसपास जो अपनी लड़ाइयां वो लड़ रहा है, लगता तो नहीं है कि उनके अंदर इतनी क्षमता है कि वो शामिल हो इस लड़ाई के अंदर। लेकिन जरूर एक बड़ा अपडेट है जो मिडिल ईस्ट में हालात बने हुए उसको लेकर है।